हेयर फॉल की वजह से अगर आपके यहाँ बाल कम हो जाते हैं उसको बोलते हैं हेयर लॉस। एक लड़का है जो कि बालों पे हाँ वो देखा, अब इतना सारा भीड़ होता है ना। हाँ आज हम आई थिंक बात भी कर रहे थे उससे पहले कि मतलब जिनके बाल नहीं है वो आते हैं, वो पता नहीं ब्रश से क्या उनके पूरे स्कल्प पे पूरा रगड़ते हैं। हाँ। और फिर वो बाद में आते कि देखो बाल आगे। कुछ लोग फीडबैक के लिए भी वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं। मैं सलमान भाई आई थिंक कुछ नाम है उनका, यही ये देखिए मेरी वाइफ के कितने अच्छे बाल हैं। इनके लगा दीजिए, इनके लगा दीजिए। इस एज के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट करा ही नहीं सकते। काफी लोगों को ये होता है कि डॉक्टर दर्द तो नहीं होता ज्यादा, तो वापस बाल आएगा कि नहीं आएगा वहाँ पर। डॉक्टर से बोलूंगा कि ऐसे ट्रांसप्लांट करे कि मेरे बाल जो है वो करली आए। जैसे कुछ स्ट्रेस हो गया या कुछ कमी होगी बॉडी में, या फिर जैसे प्रेगनेंसी के बाद में, राइट। देखिए एक हेयर लॉस होता है, एक हेयर फॉल होता है, एक डैमेज होता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की कोई डिग्री नहीं होती। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर जहांगीर सर। डॉक्टर जहांगीर एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। आज के इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या क्या है, किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और किन को नहीं होती है। सबसे जरूरी बात ये कि आखिर किन से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेक भी होते हैं और बहुत सारे रियल भी होते हैं। आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को कैसे पहचाने, उस पर भी हमने बातें की है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जहांगीर जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जहांगीर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। डॉक्टर जहांगीर, मैं ना एक डाटा पढ़ रहा था और डाटा था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि यही लगभग इंडिया में हर साल 3.5 लाख लोग जो है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डाटा देखने में बहुत ज्यादा है। हाँ। आखिर क्या कॉमन कॉज आज की जो समय में हो रहे हैं कि लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है? राइट सर, एक्चुअली ये देखा गया कि जो आप बता रहे हो वो है बेसिकली एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है और उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस होता है और उसके बाद में हमारा जो है वो हमें हेयर ट्रांसप्लांट की जो है वो नीड होती है। सो जनरली मान के चलिए कि हमारे जो इन जनरल मेल की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे हेयर लॉस के लिए वो होता है आपका मेल पैटर्न या फिर आनुवंशिक गंजापन होता है। और ये मान के चलिए कि रफली 30% पीपल दे विल हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ऑलमोस्ट 50 to 60% पीपल, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, दे हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये लड़ा बहुत ज्यादा है बेसिकली, और कह सकते हैं कि ये जो एक परमानेंट हेयर लॉस के अंदर मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है ना, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस ही है। ओके, और इसकी वजह से ऑब्वियसली आजकल तो सब कुछ बाल ही हो गया इन जनरल। ओके, बिकॉज आई हैव सीन लाइक सो मेनी स्टोरीज एंड ऑल कि जहाँ पर बालों की वजह से उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक बहुत स्मार्ट बंदा आया और उन्होंने बोला डॉक्टर जो है कि आई वांट टू गो फॉर अ काइंड ऑफ फ्रंट डेस्क जॉब एंड मुझे निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ माई हेयर। ही वाज सो स्मार्ट, इतना बोलने, ही वाज 22 ईयर्स ओनली, लेकिन बोलने में इतना स्मार्ट था बंदा वो। मैंने कहा इसको जॉब मिलनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द हेयर दैट ही कुडंट गेट द जॉब। यार एकदम से हल्का सा डिप्रेस हो गया। 22 की एज में हेयर लॉस हो चुका था पूरा। यस 22 ईयर्स में ऑलमोस्ट ग्रेड 3 to grade 4 के आसपास हो गया था उनका। ओके। और ये मैं काफी कॉमनली देख रहा हूँ सर कि आजकल इन दिनों में 18, 19, 20 ईयर्स के आसपास ही मान के चलिए काफी लोग हैं जो कि हेयर लॉस लेके आते हैं। ओके, एक होता है कि ठीक ठाक हेयर लॉस कि ठीक अगर 10-20% होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन सोचिए अगर आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 के आसपास अगर आपका 20-22 साल के आसपास हो जाए तो ऑब्वियसली वो फिर उनके लिए मुश्किल होगा, जीना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 जो आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए क्या है। मैं इसको समझाता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारा हेयर लॉस करता है। मतलब कि इन जनरल दो तरह से हमारे हेयर को इम्पैक्ट करता है। पहले तो कि आपका जो हेयर की जो थिकनेस होती है उसको कम कर देता है, और सेकंड की हेयर की जो ग्रोथ कम कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेजुअल हमारा हेयर लॉस होता रहता है, और एक स्टेज आता है वहाँ पर कि हमारा जो है वो हेयर ग्रो नहीं करता है और वो परमानेंटली वहाँ पे चला जाता है। मतलब वो फॉलिकल होता है हमारा, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है वहाँ पर, तो okay, उसके बाद कोई भी बाल नहीं आता वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा हेयर होता है जनरली जो हेयर लॉस होने के बाद में हम अलग अलग ग्रेडिंग बना लेते हैं उसके हेयर लॉस की। ओके, सो ग्रेड 1 ग्रेड 2 कह सकता है कि ऑलमोस्ट 2 फिंगर ओके हेयर लॉस दैट वी हैव। ग्रेड 3 मतलब रफली 3 फिंगर्स के आसपास। ग्रेड 4 मतलब रफली कह सकते हैं कि 4 फिंगर के आसपास आपका हेयर लॉस हो गया फ्रंट से। और ग्रेड 6 ग्रेड 7 मतलब कंप्लीट आपका हेयर लॉस हो गया, तो इसको बोलते हैं। और सोचिए अगर 22 साल के ऊपर आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 हेयर लॉस हो जाए, और मोर ओवर दैट दे आर नॉट मैच्योर ऑल्सो, और उनको फिर सोशली चिढ़ाते भी हैं बच्चे, क्योंकि वो बच्चे उनके दोस्त होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए मैनेज करना। हाँ। ओके, तो ये जो कोज मतलब मेंस और वुमेन्स में क्या सेम कोज होता है हेयर लॉस का मैक्सिमम, या फिर कुछ अलग अलग भी हो सकता है? फिलहाल मैक्सिमम कोज क्या आ रहा है हेयर लॉस का? राइट, देखिए एक हेयर लॉस होता है, एक हेयर फॉल होता है, एक डैमेज होता है। अपने जो दर्शकों को पहले ये तीनों अलग अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अपने जो दर्शकों को पहले बताते हैं कि वास्तव में हेयर फॉल क्या होता है और हेयर लॉस क्या होता है, और साथ साथ में फिर हेयर डैमेज क्या होता है। देखिए हेयर फॉल मतलब होता है कि हमारा जो हेयर होता है ना वो एक हेयर साइकिल में होता है।
जैसे एग्जांपल हमारा हेयर होता है वो ग्रोइंग फेज होता है सबसे पहले, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है और उसके बाद आपका हेयर फॉल होता है, मतलब बाल वहां से गिर जाता है और जनरली जो फॉलिंग स्टेज आता है ना, उसके बाद में क्या होता है आपका एक नया हेयर वापस आ जाता है। तो जो ग्रोइंग फेज होता है रफली 3 to 4 ईयर्स के आसपास होता है और उसके बाद में आपका कुछ सप्ताह के लिए आपका बाल हो स्टेबल होने के बाद में अगले 2 से 3 महीने में आपका बाल गिर जाता है। गिरने के बाद में कुछ 50% पार्ट ऑफ द रूट वो आपके हेयर के साथ में चला जाता है, बट 50% रिमेनिंग जो स्किन होती है उसका जो रूट होता है वो स्किन के अंदर ही रहता है और वहाँ पे एक नया बाल बनता है। तो काफ़ी लोगों की शिकायत होता है कि डॉक्टर मेरा हेयर तो हेयर रूट से जा रहा है, तो वापस बाल आएगा कि नहीं आएगा वहाँ पर? तो जनरली वापस उनकी जगह बाल आ जाता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। तो ये हेयर साइकिल चलता रहता है और इन जनरल हमारा वो रफली 100 हेयर के आसपास डेली फॉल होता रहता है। तो हेयर फॉल मतलब हम जो देखते हैं बाल गिरते हुए बाल देखते हैं, उनको बोलते हैं हेयर फॉल। तो ये नॉर्मल भी हो सकते हैं और ये एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। नॉर्मल मतलब लेस देन 100 हेयर फॉल और एबनॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाए। तो 100 से ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिजीज़ है आपको, तो उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल है लेस देन 100 है तो आपको कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। तो ये आपका हेयर फॉल हो गया। अब आपका एबनॉर्मल और एक्सेसिव हेयर फॉल की वजह से अगर आपके यहाँ बाल कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हेयर लॉस, राइट? तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा हेयर लॉस हो गया डॉक्टर, इसका मतलब है कि यहाँ के बाल कुछ कम दिखाई दे रहे हैं इन जनरल, ओके? इसको बोलते हैं हेयर लॉस। और हेयर डैमेज मतलब अगर हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने बालों के ऊपर, जैसे कि हमने कुछ हीट का ट्रीटमेंट कर लिया, हाँ, कुछ ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से हमारे स्ट्रैंड डैमेज हो रहे हैं, हीट कर लिया, जैसे कर्ली हेयर को आपने स्ट्रेट करने की कोशिश किया, तो उसके बाद में आपके हेयर होते हैं वो बेसिकली वो बीच में से डैमेज हो जाते हैं, दिस कॉल्ड हेयर डैमेज। तो क्या कोई लाइफस्टाइल भी हमारा कंट्रीब्यूट करता है क्या? राइट। अब देखो जैसे एबनॉर्मल हेयर फॉल के कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं, तो एक होता है कि भाई एक नॉर्मल कह सकते हैं, एक तो बोलते हैं कि आपका रिवर्सिबल हेयर लॉस, कि भाई आपका हेयर लॉस हो रहा है लेकिन वापस आ सकते हैं आपके बाल, जैसे कुछ स्ट्रेस हो गया या कुछ कमी होगी बॉडी में, या फिर जैसे प्रेगनेंसी के बाद में। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है कि आपका हेयर फॉल तो होता है एबनॉर्मल लेकिन वापस नॉर्मल हो जाता है और जनरली बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स की नीड नहीं होती उनको। लेकिन जैसे मेल पैटर्न बालनेस हो गया, हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस हो गया जैसे हमने बताया, तो उसमें वापस बाल आने के चांसेस फिर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्टेज के अंदर क्या होता है कि फिर हमें कुछ ट्रीटमेंट का लेना पड़ता है। और मोर ओवर ये जो मेल पैटर्न बालनेस होता है, मान के चलिए सर कि हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है और उसके बाद में ओवर द टाइम वो बढ़ता है, ओके? तो ये परमानेंट हेयर लॉस का पार्ट बढ़ता रहता है, तो उसको अर्ली स्टेज में ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इन जनरल। एंड आपने से बताया कि हमारा जो जीन होता है ये जीन से इम्पैक्ट होता है, जैसे कि किसी पेरेंट्स के अगर हेयर लॉस है तो उनको हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मेल पैटर्न बालनेस। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, अगर खाना पीना आपका उतना अच्छा, अगर आपका खान पीन उतना अच्छा नहीं है और साथ साथ में लगता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपको हेयर लॉस या जीन इम्पैक्ट हेयर लॉस है ना वो ज़्यादा हो सकता है आपका। इसको बोलते हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक पार्ट। जेनेटिक पार्ट तो हो गया, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक पार्ट। तो डॉक्टर जहांगीर मतलब आप तो सीधा हेयर ट्रांसप्लांट मतलब एक सर्जिकल प्रोसेस होगा। हाँ हाँ। क्या कोई ऐसा नॉन सर्जिकल प्रोसेस भी है जिससे कि जो हमारे हेयर लॉस हुए हैं ठीक है, उनको वापस से हम रीग्रो करा सके? देखिए क्या होता है कि अगर हमारा स्काल्प यहाँ विजिबल हो रहा है, एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, अगर हम हमारे यहाँ पे 50% या मोर देन 50% अगर हेयर लॉस हो जाता है तो आपका स्काल्प विजिबल हो जाता है इन जनरल, मतलब यहाँ से आपको दिखने लगता है। हाँ। और जनरली मान के चलिए कि 10 से 20% बाल जब गिरते हैं तो पता भी नहीं चलता है आपको कि वास्तव में मुझे कुछ हेयर लॉस हुआ है, ओके? लेकिन हाँ, अगर आपका मेल पैटर्न बालनेस की वजह से आपका परमानेंट हेयर लॉस हो गया ना, तो ऑलमोस्ट वो परमानेंट ही है। लेकिन इन जनरल मान के चलिए जिस एग्जाम्पल कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो हर बाल आपका ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, वो एक हेयर साइकिल का पार्ट हो सकता है। तो इसमें हर बार आपको हर टाइम डरने की जरूरत नहीं है, ओके? और एक बात और बताऊं मैं आपको दर्शकों को कि मेल पैटर्न बालनेस के अंदर बाल झड़ते नहीं है, बाल गायब होते हैं। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब आप ठीक है, होता क्या, जैसे एग्जांपल आप थोड़ा मैं देखता हूँ, जैसे एग्जांपल हमारा हेयर होता है वो 3 साल तक ग्रो करता है हमारा इन जनरल। 3 साल ग्रो किया, उसके बाद फॉलिंग स्टेज में चला गया, फॉल हो गया और उसकी जगह नया वापस बाल आ गया। तो जैसे अगर हम 18 ईयर्स के हो गए हैं तो मान के चलिए रफली 5-6 साइकिल हमारे चल जाते हैं हेयर के। अब क्या होता है कि हेयर का इम्पैक्ट होता है, अब क्या होता है कि आपके हार्मोन का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपका हेयर साइकिल जो कि 3 साल बाल ग्रो करने वाला था, अब वो 2 साल ही ग्रो करेगा और साथ साथ में वो 10% पतला भी हो जाएगा बाल। तो एग्जाम्पल 18 साल तक तो वो 3-3 साल ग्रो कर रहा था, अब वो बाल 20 साल में गिर जाएगा और जब वापस बाल नया आएगा ना वो 10-20% आपका थोड़ा थिन होके आएगा। अब क्या होगा कि आपका वापस बाल गिरा तो वापस 2 साल की जगह वो 1 साल ग्रो करेगा और फिर 50% थिन हो जाएगा, ओके? और उसके बाद में अगले बार वो 6 मंथ से ग्रो करेगा, फिर 80% थिन हो जाएगा, अब वापस नहीं आएगा। तो ऐसे बाल धीरे धीरे गायब होता है। तो ऐसे कोई लंबा बाल आपका निकल रहा है, मान के चलिए कम से कम 2-3 साल तो ग्रो किया है उसने, तो अगर कितना भी इम्पैक्ट होगा तो ऑलमोस्ट चलो ठीक है 1.5 साल ग्रो कर जाएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। हाँ, सो ये बहुत समझने वाली बात है अपने दर्शकों को कि आपका जो एक मतलब हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे एक साइलेंट किलर होते हैं।
साइलेंटली करते हैं और ऐसे एक्सेसिव हेल्पफुल होता है कि तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। इन जनरल बताऊं मैं आपको कि हमारा जो विजिबल हेयर लॉस होता है उसको ठीक करना काफी इजी होता है किसी डॉक्टर के लिए, जो आपको दिखता है कि निकल रहा है। ओके ओके। और जो इनविजिबल हेयर लॉस होता है जिसको ये पता जो नहीं चलता पता नहीं चलता, साइलेंट, हाँ, जैसे यहाँ से गिर रहा है यहाँ से गिर रहा है, हाँ। कभी वो शिकायत नहीं करेगा मेल पैटर्न बाल्नेस वाला हाँ। कि मेरे को कभी एक्सेसिव हेयर फॉल की शिकायत दी। वो बोलेगा डॉक्टर मेरे बाल गायब हो गए, पहले अच्छे मोटे होते थे मेरे बाल, अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए मेरे। तो ये वाले शिकायत करेंगे वो मेल पैटर्न बाल्नेस वाले, जो कि वास्तव में बाल आते नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्योंकि स्लो पॉइजन है इस तरह का, ये स्लो काम कर रहा है तो हम एकदम से ध्यान दे नहीं पाते हैं। और ऐसी स्टेज में क्या होता है कि फिर हम एक ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पे रिकवर करना मुश्किल होता है और पूरी तरह से आपका ग्रोथ हो नहीं पाता है। फिर वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का नीड होता है कि अगर आपका 50% या मोर देन 50% हो गया, तब आपके एग्जिस्टिंग हेयर आपका लुक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आपका स्कैल्प विजिबल होगा, देन द हेयर ट्रांसप्लांट विल कम इन एक्शन। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मतलब अगर किसी को कंसीडर किया जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट किसी इंसान को कराना है, अब कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं बचा है, तो क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए 2-3 बातें होना जरूरी है। सबसे पहले बात है कि आपका एज, कि आप ओबियसली 18-20 साल पे तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाओगे, है ना। तो आइडियली क्या होता है कि 18-20 साल के आसपास जितने भी आप हो सकते हैं आपके बालों को बचाने की कोशिश कीजिए आप, है ना। तो एज एटलीस्ट 22-23 24-25 साल के आसपास होना चाहिए। सेकेंड होना था कि आपका स्टेबल हेयर लॉस होना चाहिए। स्टेबल हेयर लॉस का मतलब यह है कि एकदम से आपके बाल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि डॉक्टर मेरे को 6 महीने से पहले मेरी देखिए फोटो इतनी अच्छी थी मेरे बाल, और अब देखो बिल्कुल 50% रह गए मेरे बाल, तो आई थिंक ही इज नॉट द आइडियल कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसको हमें अभी आगे कितना हेयर लॉस हो सकता है हमें नहीं पता। तो सबसे पहले उनके हेयर को स्टेबल करना पड़ेगा, हेयर लॉस को स्टेबल करना पड़ेगा। हेयर लॉस कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब उसको हेयर लॉस को नॉर्मल करना पड़ेगा। ओके। थर्ड बात करें कि उनका थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो ठीक रहनी चाहिए। ओके। अगर लगता है किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को और कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक रेशियो होता है कि भाई आपका डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम जो बाल लगाते हैं ना, ये जो एरिया वो काफी बड़ा एरिया होता है। ओके। और ये जो एरिया होता है ना वो काफी छोटा होता है, क्योंकि यहाँ से हम बाल निकालते हैं, तो यहाँ से बाल निकाल के हम यहाँ लगाते हैं बाल बेसिकली। तो क्या होता है, ये वाला एरिया मान के चलिए कि जो गिरने वाला एरिया वो 75% है, और जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है वो है हमारा, इसको बोलते हैं डोनर एरिया, वो होता है 25%। और इस 25% में से हम सिर्फ 12.5% निकाल पाते हैं। तो सोचिए कि 75% का जो हेयर लॉस है वो 12.5% में कैसे कवर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इन जनरल कह सकते हैं कि आपका कि जो है वो ओके। सो इन जनरल क्या होता है कि आपका जो एक रेसिपिएंट एरिया होता है ना वो डोनर एरिया के साथ मैच करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। सो इन जनरल ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये सब कुछ बैलेंस है तो डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट फॉर हिम। ओके। ये हेयर ट्रांसप्लांट जो वर्ड है ना, जो शब्द है, इसको आसान भाषा में बताइए, इसका मतलब जो एक इसका जो मीन है, अच्छा वो क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें करते क्या है आप? राइट। देखिए क्या होता है, जैसे एग्जांपल कि इस एरिया में हमारे हार्मोन का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है और यहाँ से आपके हेयर हो आपके जले जाते हैं। देखिए हमारे घर में जो बुजुर्ग वर्ग होते हैं, देखा आपने कि यहाँ पे उनके बाल हमेशा रहते हैं, तो यहाँ पे हार्मोन का असर नहीं होता है, ये जीरो होता है या फिर बहुत मिनिमल होता है। इसीलिए इसको डोनर साइट आपने डोनर बोलते थे, इसलिए ये वाले बाल हम निकाल के फ्रंट पे लगा देते हैं। राइट। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर हेयर और ट्रांसप्लांट। ट्रांस मतलब कि आपको चेंज करना, प्लांट मतलब प्लांट करना। ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाना, मतलब आपके ही बाल एक जगह से दूसरी जगह लग सकते हैं, किसी और के नहीं लग पाएंगे। अच्छा, कोई और डोनेट नहीं कर सकता? नहीं, इसमें नहीं कर सकता। कर सकते हैं, लेकिन अगेन लाइक देखिए काफी बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हमने सुना है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर तो क्या ही चीज है डॉक्टर, बहुत छोटी चीज है ये तो भाई, है ना। ये देखिए मेरी वाइफ के कितने अच्छे बाल हैं, इनके लगा दीजिए, इनके लगा दीजिए, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे ये एक तरह का उसको जो ग्राफ्ट अगर हम दे लेते हैं ना किसी बॉडी का, तो वहाँ पे रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जैसे किडनी किसी की लगाई है तो उसके रिजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, रिजेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या होता है कि काफी मेडिसिन लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसिव्स वगैरह, और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और उनके अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लगता है कि लाइफ सेविंग का बात है तब तो हमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और हमें दवाई पे रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जीने मरने का सवाल है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली हम इतना लंबा दवाई ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जनरली किसी दूसरे का प्लांटेशन या नहीं कर पाते, राइट। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, हम पीछे से बाल निकाल लेते हैं और आगे लगा लेते हैं। और कभी कभार लगता है कि हमें और ज्यादा नीड है बालों की, तो हम क्या करते हैं, बियर्ड से बाल निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल के भी लगा देते हैं, चेस्ट के भी बाल लगा लेते हैं। ठीक है। लेकिन लगेंगे सेम इंसान के लगेंगे।
अच्छा, ऐसा हाँ। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मतलब ग्रुप होते हैं ना, ए हाँ, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, मतलब बी दो ब्लड पॉजिटिव। ग्रुप होते हैं, हाँ, हाँ, और मान लीजिए मैं ब्लड नहीं दे पा रहा, किसी और ने मेरे को ब्लड दे दिया, दे दिया आपने, हाँ, क्या फैमिली का कोई माता पिता जो सेम मतलब जीन सेम का है, हाँ, डीएनए का आदमी है, हाँ, हाँ। उसका हेयर नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता है? देखिए, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, ब्लड की बात करें, तो उसमें 2 या 3 पैरामीटर्स होते हैं कि हम ब्लड दे सकते हैं, कि किसी अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव दे सकते हैं। बाकी उसमें कोई रिएक्टिव पार्ट होता नहीं है, कोई रिजेक्शन का पार्ट होता नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ किडनी का, तो किडनी में बताऊँ आपको, जैसे एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा बिल्कुल फैमिली मेंबर में होता है, कि जहाँ पे काफ़ी जीन्स आपकी मिल जाती है, उसको बोलते हैं एचएलए बोलते हैं उसको। एचएलए का मैचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एचएलए कभी भी 100% मैच हो नहीं पाता जनरली। इसलिए हमें हम्म। इम्यूनोसप्रेसिव रखना होता है, और एचएलए जितना मैक्सिमम मैच होगा ना, वही अच्छा डोनर होगा। तो तो हाँ, हेयर के केस में ऐसा नहीं होता? हाँ, हेयर के केस जिसमें मैंने बताया कर्ज किया जा सकता है, बट अगेन लाइक इम्यूनोसप्रेसिव्स, मुझे बताइए अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी जिससे आपको बहुत हमेशा नुकसान हो सकता है बॉडी का, सिर्फ बालों के लिए, तो जनरली जस्टिफाइड नहीं होगा उस चीज़ के लिए। हम क्या ओके। कह रहे हैं, बाल तो गेन कर रहे हैं, तो बाल इज हाँ, नॉट लाइक, इज अ काइंड ऑफ एसेसरी थिंग फॉर अस, नॉट एसेंशियल। हाँ, सो आई थिंक वो फिर इसलिए हो नहीं पाता। ओके। हाँ, एक इंसान है जो कंप्लीटली मतलब गंजा है, ठीक है। ना तो डोनर पे बाल है, हम्म। ना ही जो रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरी तरीके से हाँ, हाँ। वो रिकवर कर सकता है? नहीं, नहीं, वो रिकवर नहीं कर पाएगा इन कभी जनरल, नहीं? कभी नहीं कर पाएगा। और बेसिकली मान के चलिए उसमें क्या होगा कि कोई डोनर एरिया भी नहीं है हमारे पास में। अगर मान लीजिए आपने जैसे मतलब चेस्ट से निकाल के लगा दिया तो? हाँ, तो उतने लग सकते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम पूरा नहीं कवर कर पाते हैं, तो कुछ पार्शियल कवर कर लेते हैं। देखिए, फ्रंट में हम्म। हमारा जो लुक होता है, वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीछे कुछ बाल कम होते हैं, इट्स ओके। तो लगता है जैसे एग्ज़ाम्पल हमें ग्राफ्ट की नीड होती है यहाँ पर, जैसे एग्ज़ाम्पल पूरा 7000 ग्राफ्ट की नीड है पूरा एरिया के लिए, तो अगर हमें 2000 मिलते हैं, तो फ्रंट एरिया उनका कवर कर देते हैं। तो देखने के अंदर वो बालों के साथ नज़र आते हैं। बट हाँ, पीछे कम होते हैं तो ठीक है, अब उतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज़ वी डोंट हैव द डोनर एरिया। ओके। तो एक इंसान को अगर मान लीजिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है। तो उसे सबसे पहले तो किस तरह के मतलब ये कैसे चेक करना, आजकल ना फेक भी बहुत है मार्केट में, आपने देखा होगा, हुँ, और हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा हो रहा है हुँ। क्योंकि ये आपके लुक से जो है हाँ, हाँ। मतलब रिलेटेड है। तो अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो वो कैसे चेक करे कि जिनके पास में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहा हूँ हुँ, वो एक ऑथेंटिक जो है सर्जन है कि नहीं है, हुँ। वो कैसे पता कर सकता है? देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स ही हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अच्छा। बस। ठीक है, बाकी जो भी कर रहे हैं आई थिंक कहीं न कहीं एक एक लॉ का एक लूपहोल होता है ना, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और हमारे कह सकते हैं कि दुर्भाग्य मान सकते हैं कि कानून इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई अदर डिग्री देयर की इज़ जरूरत नहीं होती? देयर इज़ नो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन सर। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की कोई डिग्री नहीं होती इंडिया के अंदर। ओके। हाँ, तो कौन कर सकते हैं? दैट कैन बी डन ओनली बाय द प्लास्टिक सर्जन्स एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, आप देख लीजिए इस चीज़ के लिए। बाकी कह सकते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल मुझे बताइए आप, अगर मैंने आँखों का कोई ट्रीटमेंट किया, जैसे आँखों का मैंने कोई, मेरी डिग्री तो मेरे पास में स्किन की है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 महीने के लिए एक आँखों के डॉक्टर के पास जाके मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, तो क्या आप मेरे से आँखों का ऑपरेशन कराओगे? हम्म। हैं? आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर आप सीखा होगा बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, ये डिग्रियाँ क्यों बनाई गई है? डिग्री इसलिए बनाई गई है कि मुझे बताइए अगर कोई 1 साल के लिए किसी एक वकील के पास में रह के क्या वो वकालत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता वो। सिमिलरली हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये काफ़ी बार हो रहा है, हम दर्शकों को बताते हैं कि आप हमेशा डिग्री डॉक्टर की डिग्री हमेशा देखिए आप। ठीक है, और प्लास्टिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट देखिए, और साथ-साथ में ये भी देखिए कि वो डॉक्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह का एक स्पेशल एक इंटरेस्ट होता है, और इसमें एक थोड़ा लर्निंग कर्व भी होता है कि अगर मैं 6 महीने, साल भर तक अच्छा काम करूँगा ना, तभी जाके एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दे पाऊँगा। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ सिंपल सर्जरी। इसमें आर्ट और साइंस दोनों है। आपने देखा हो कभी-कभार कि ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट तो कराते हैं, लेकिन वो सामने से ऐसे दिखते हैं जैसे कि लाइन-लाइन दिखती है, और ऐसे लगता है आर्टिफिशियल सा है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि कहीं न कहीं जिसने किया है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर खुद करे, ओके, और डिग्री देखिए उसका और खुद करे, ठीक है? अपने हाथ से कर रहा कि नहीं कर रहा डॉक्टर, ठीक है? सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। जिन लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारियां है या हाँ, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल ये बीमारी है जिससे वो जूझ रहा है, हाँ। तो क्या ऐसे इंसानों को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, हाँ। या कुछ उसमें कुछ रिस्क वगैरह होता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि हम एक बॉडी का चेकअप करते हैं, ठीक है? और ये देखते हैं कि हमारा बॉडी का हर ऑर्गन ठीक है या नहीं है। एक फुल बॉडी चेकअप होता है आपका, और लगता है कि सब कुछ ठीक है, तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिट हो सकते हैं आप।
अदरवाइज नहीं। अब वो डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या किडनी कोई तकलीफ हो सकती है, या ब्रेन की तकलीफ हो सकती है। एवरीथिंग शुड बी इन द नॉर्मल स्टेज। ओके, अगर डायबिटीज़ की बात करें जो कि कॉमन होता है, ऑलमोस्ट 30% पीपल जो है सफर्ड है, ठीक है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में होना चाहिए आपका, ठीक है, आपको और कोई डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, और आपको स्किन के संबंधी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है किसी तरह का, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वंस दे आर फिट, ओके, लगता है कि सब कुछ ठीक है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली दे कैन प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैक्सिमम एज क्या होता है अगर देखा जाए तो, कि इस एज के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट करा ही नहीं सकते? देखिए, मैक्सिमम एज ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए। ओके। देखिए, मिनिमल एज तो मैंने बता दी, ठीक है, 18-20 साल तो हाँ। नहीं करते हैं, और एक अच्छा एज मैं बताऊँ आपको, एक मिनिमल और मैक्सिमम एज का एक किस्सा बताता हूँ मैं। मेरे पास में 74 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन आए थे, उसको ओल्ड नहीं बोलूँगा मैं, 74 ईयर्स जेंटलमैन आए थे मेरे पास, एंड ही वाज आस्किंग, डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो मैंने बोला, सर किसका करना है ट्रांसप्लांट? हाँ। तो बोला, मेरा करना है। तो जनरली क्या होता है, जैसे उनके बेटे पोते वगैरह होते हैं, तो मैंने सोचा किसी का फोटो लेके आए होंगे, उनका करना होगा। बोले, डॉक्टर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करना है। मैंने कहा, सर, मैंने सोचा ये तो इम्पल्स होगा, ऐसे थोड़ी होता कि 74 ईयर्स पे जनरली। तो बोला, नहीं मुझे करना है, और ही वाज वेरी सीरियस ऑन दैट, और काफ़ी रिसर्च करके आए थे, इतने पेपर लेके आए थे, काफ़ी उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा था। तो मैंने सोचा, नो डाउट लाइक ही इज़ लाइक वेरी सीरियस फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। फिर ठीक है, ओब्वियसली 74 ईयर्स के हिसाब से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वगैरह करते हुए उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, तो उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ही वाज वेरी हैप्पी। हो गया उनका? हाँ, हो गया। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा, मैंने, सर कैन यू टेल मी, थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? बोला, हाँ पूछिए डॉक्टर। बोले, ये मैंने कहा, सर आपने हेयर ट्रांसप्लांट, आपको क्या चीज़ ऐसी थी कि जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मतलब ऐसे प्रेरित किया आपको? देन थोड़ा सा उसने एक पॉज लिया और बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ है ना 20 साल पहले गुजर गई थी, एंड मेरे वाइफ को मेरे बालों से बड़ा प्यार था, अरे। और मुझे अब ना, मैं इस दुनिया में कितना रहूंगा मुझे नहीं पता डॉक्टर, बट मैं जाऊंगा तो मैं बालों के साथ जाना चाहता हूँ, कम से कम ढंग का मुंह दिखाऊं उनको मैं। आई वांट टू लुक यंग इन फ्रंट ऑफ हर, क्योंकि वो मुझे हमेशा 55 ईयर्स की दिखती है, और मैं अपने आप को बोला ओल्ड दिखता हूँ। तो मेरे बाल आ जाएंगे, कम से कम मैं यंग तो दिखूंगा, ऊपर जाके अच्छा चेहरा तो दिखाऊंगा कम से कम। सी दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इज आल्सो देयर। आपने अब तक कितने लोगों का लगभग हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया होगा? मैंने डिग्री किया था अपना 2016 के आसपास, 13 में किया था, फिर एम्स में था मैं 3 साल के लिए। तो एम्स से हम सर्जरी करना शुरू कर दिया था मैंने। ओके, डॉक्टर हमारे थे, प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारा, और हेयर ट्रांसप्लांट हमने बोला कि हमारे स्पेशल इंटरेस्ट है। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट कम्स अंडर द डर्मेटो सर्जरी। ओके। कि स्किन की सर्जरी जो करते हैं ना, उसके अंडर में ये हेयर ट्रांसप्लांट आता है। और हमारे सर हैं डॉक्टर सोमेश गुप्ता, मैं प्राउडली उनका नाम लेता हूँ, कि उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि सर मैं हेयर ट्रांसप्लांट सीखना चाहता हूँ। तो बोले, हाँ जी सीखिए, बताइए, मेरी तरफ से बताइए क्या चाहिए आपका। इज लाइक वर्ल्ड नॉन बेस्ट डर्मेटो सर्जन। तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया, और हमने वहीं पे हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया, एम्स के अंदर ही, एम्स दिल्ली के अंदर। तो वहीं से लर्निंग हुआ, और धीरे धीरे जब हम बाहर निकले 2-3 साल में, हम काफ़ी अच्छा लर्न कर गए थे। उसके बाद फिर मैंने, ठीक है, 16 के बाद फिर मैंने अपना क्लिनिक खोला। उसके बाद मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ रेगुलरली, और मुझे 8 साल हो गए हैं। अंकुर सर, शुरुआत में तो मैं गिनता था कि भाई ठीक है, मेरे 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 200, बट अब आप ये देख लो कि हर महीने हम कम से कम 20 से 25 सर्जरी करते हैं। और पिछले 4 साल से तो ये रेशियो है, ये ऑब्वियसली कोविड में कुछ कम हुआ, तो आप कैलकुलेशन लगा दीजिए। ओके, एंड मोर ओवर आई यूज्ड टू गो टू चेन्नई फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। सो एवरी 2 वीक्स में चेन्नई जाना होता है मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ओके। इस तरह से। मैंने सवाल इसलिए पूछा था हाँ। क्योंकि मैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जानना चाहता हूँ, अच्छा, कितना होता है? चलिए ठीक है। तो सक्सेस रेट स्टार्ट होता है आपसे। ओके। हाँ, कि आप किसको चुनते हैं सबसे पहले। सक्सेस रेट सिर्फ डॉक्टर का नहीं होता है। और अगर जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट कैसे, तो ऑब्वियसली आपने किसको चुना है, तो आपने एक अच्छे डॉक्टर को चुना कि नहीं चुना है। तो दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको चुनने वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अपने आप को किसके हाथों में सौंप रहे हो। ठीक है, कि ही इज एलिजिबल। ओके, हाँ ये डॉक्टर है, तो सबसे पहले आपकी R&D होती है। सबसे पहले देखिए कि ये डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। और सेकंड ये है कि जो है वो इनका जो स्टाइल क्या है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज आर्ट एंड साइंस। तो अपने लगता कि ठीक है उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, फिर उनसे आके मिलिए एक बार जरा, मिलने के बाद में यू फील गुड, देन आप हमारा जो है उसके बाद अपना एक सेटअप देखिए डॉक्टर का कि कैसे करते हैं, OT देखिए जाके कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो यहाँ से आपका काफ़ी सक्सेस रेट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, देन ऑब्वियसली डॉक्टर विल डू द बेस्ट फॉर यू। ओके, और सेकंड है कि आप अच्छा सा एक रेस्ट लीजिए। कुछ लोग भागम भाग में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं सर, ये है, मैंने देखा काफ़ी बार कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट होता है जी, वो एक दिन में ऑफिस ज्वाइन कीजिए। क्यों भाई,
इतनी कहाँ जल्दी है एक दिन में ऑफिस ज्वाइन करने की? एटलीस्ट 7 डेज का रेस्ट लेना जरूरी है। तो आपका रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वही आपका सक्सेस डिसाइड करता है। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर का करना जरूरी है ड्यूरिंग, ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होना जरूरी है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके बाद में कुछ मेडिसिन वगैरह है। तो कलेक्टिवली वी कैन से दैट विल हैव काइंड ऑफ बेस्ट रिजल्ट, राइट। और इन जनरल मैं बताऊँ आपको, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अभी तक टिल डेट किसी की ये कोई शिकायत नहीं, बड़ी शिकायत की डॉक्टर मेरे बाल नहीं उगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दैट आई एम डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, कि आपका नहीं हो पाएगा, आप ऐसे ही, या फिर आप विग लगा लीजिए, या फिर आप जैसे हैं वैसे अच्छे दिखते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, स्टेप्स के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। हाँ। क्या स्टेप्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है, तो एक स्टेप्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो बेसिकली 3 स्टेप होते हैं ट्रांसप्लांट के। इनफैक्ट मैं कहूँगा 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हेयर लाइन डिजाइन करना, कि जो बाल कैसे लगाने हैं, हमें कहाँ पे लगाना है, कितना नीचे लगाना है, कितना ऊपर लगाना है, हेयर लाइन का हमें शेप कैसे बनाना है, और उसका करेक्टर कैसे देना है, ये सबसे पहला बात होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा दे देते हैं एनेस्थीसिया, उसके बाद में यहाँ से हम छोटे छोटे छेद बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्लिटिंग करना। तो सेकेंड आपका स्टेप हो गया स्लिट करना, कि यहाँ पे एनेस्थीसिया देने के बाद में हम यहाँ पे स्लिट बनाते हैं, छोटे छोटे छेद बनाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम उल्टा लिटा के यहाँ से पीछे से हम क्या करते हैं कि बाल निकालते हैं। और ये थर्ड स्टेप होता है निकालने वाला, जिसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। ओके, यहाँ से एक एक बाल निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम जो लगाने का पार्ट है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। अब क्या होता है, जो निकालने वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये 2 तरह का होता है। या तो हम क्या करें कि एक एक बाल निकालें, इसको बोलते हैं FUE हेयर ट्रांसप्लांट। एक एक बाल निकाल के एक एक बाल निकाल के एक एक बाल लगा दिया आपका, इसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ओके, कि 1 बाय 1 बाल हम निकाल रहे हैं। और एक होता है जैसे कि यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप निकाल लेते हैं, जैसे पूरा यहाँ से लगे, यहाँ कट लगा के, यहाँ से ईयर टू ईयर कट लगा के पूरा स्ट्रिप निकाल के उसमें से एक एक बाल अलग अलग करके हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं FUT बोलते हैं उसको। ओके। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल जो लगाने वाला पार्ट होता है ना, वो तो 1 बाय 1 हेयर ही होता है, ठीक है। तो FUE में बहुत इजी होता है लगाना, क्योंकि ऑलरेडी बाल सिंगल बाल होते हैं। FUT में क्या करते हैं, एक एक बाल रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद में फिर लगाते हैं। ओके, तो ये 3-4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। ओके। हाँ। तो इनमें कोई मतलब बेसिक वो ये डिफरेंस है, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट पे? देखिए क्या होता है कि FUE जो हेयर ट्रांसप्लांट हो, जिसमें हम क्या देख बेसिकली क्या होता है, जो FUE हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जनरली हम बाल एक एक बाल निकालते हैं ना, तो इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पे ज्यादा घाव नहीं बनता है। ओके, ठीक है, और सिंगल बाल निकलते हैं। ओके, तो इट्स वेरी इजी, हीलिंग बड़ा अच्छा होता है। ओके, और सेकेंड है कि ज्यादा डीप नहीं होता, इन्वेजिव नहीं होता है। ओके, क्योंकि FUT में जब स्ट्रिप निकालते हैं ना पूरा, तो यहाँ से लगे यहाँ तक पूरा एक लाइन बनता है, जैसे पूरा स्किन हटा लिया और उसके बाद उसको सुचर कर लिया, तो ईयर टू ईयर एक लाइन बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। सेकेंड, क्योंकि वो स्किन जो निकालते हैं वो पूरी डेप्थ तक निकालते हैं, तो इन्वेजिव होता है, उसको हीलिंग में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि FUT थोड़ा ज़्यादा इन्वेजिव होता है और हीलिंग टाइम आपका ज़्यादा लगता है, थोड़ा पेनफुल माना जाता है, क्योंकि उसको हील होने में टाइम लगता है। जबकि FUE क्या हो गया, आपके पास सिंपल हो गया, ठीक है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आपने बताया ना सब शुरुआत में कि 3,500 ग्राफ्ट नहीं, आपने बताया 3,500, आपने बताया 3.5 लाख सर्जरीज हर साल होती है। बिकॉज ऑफ इसमें से 80 to 90% ऑफ FUE से ही होती है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि यहाँ से पूरा बाल जो निकाल लिया और जहाँ पे जरूरत है वहां पे हमने लगा दिया, तो जहां से हमने बाल निकाला है पीछे से, हाँ, क्या वहां पे हेयर लॉस नहीं होगा? कि जैसे क्योंकि वहां से तो आपने फॉलिकल्स निकाल लिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूचर में वहां बाल ही ना आए पीछे? हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि एक रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है। पीछे से हम क्या करते हैं कि रफली 40 to 45% बाल निकाल पाते हैं। ओके, इस एरिया में मान के चलिए कि जो आपके बाल होते हैं रफली होते हैं 15 to 20,000 बाल होते हैं। ये हमारे बाल होते हैं वो थोड़े ग्रुप्स में होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि फॉलिकुलर यूनिट बोलते हैं, और उस यूनिट में 1 से लेकर 3 बाल या 4 बाल तक हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, जिस ग्रुप के अंदर 2, 3 या 4 बाल होते हैं वो यहाँ से निकालते हैं और लगाते हैं यहाँ पर। ओके, और इस तरह निकाला जाता है कि यहाँ से कुछ पता नहीं चले हमें। ओके, अच्छा, एक दो वर्ड है जो अक्सर पॉपुलर होते हैं, और जहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ क्लिनिक होते हैं ना, वहाँ पे लिखे भी होते हैं वो। हाँ। DHI DHT जो होता है, ये क्या होता है मतलब? हाँ, देखिए क्या होता है, DHT मतलब डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल आप बाल निकाल रहे हैं ना, निकालने के साथ साथ आप लगा भी रहे हैं यहाँ पर, मतलब इधर से निकल रहे हैं, इधर लग रहे हैं, तो पेशेंट को हम उल्टा लेटा देते हैं, तो एक डॉक्टर होते हैं निकालते रहते हैं, बाल निकाला और उसी समय लगा दिया, इसको बोलते हैं DHT। ओके, और एक अच्छा माना जाता है, बेसिकली एक तरह का FUE होता है। और DHI में क्या होता है बेसिकली कि हमने बाल निकाले, निकालने के बाद यहाँ पे छेद नहीं किए,
मैंने बताया छेद नहीं किया। तो उसमें क्या करते हैं कि एक इम्प्लांटर होता है, उस इम्प्लांटर में बाल को लोड करके वहां पे डायरेक्ट डाल देते हैं। ओके, देखिए दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है कह सकते हैं। तो इन जनरल ज्यादा पॉपुलर और डीएसटी ज्यादा पॉपुलर है। डीएचआई मेरा ये मानना है कि जैसे एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ छेद कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कितने बाल लगाने हैं, कितना डायरेक्शन देना है, क्या डेंसिटी होगी उसकी और क्या डेप्थ होगी, सारा एक बार में डिसाइड हो जाता है। नहीं तो एक एक बार आप निकाल रहे हो, लगा रहे हो, निकाल रहे हो, लगा रहे हो, तो हर बार क्या होता है बालों का एंगल चेंज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक बार यूं लगा, एक यूं लग गया, तो एक यूं लग गया, उससे कुछ होता है प्रॉब्लम? हाँ बॉयस सीधे नहीं आएंगे आपके बाल, ऐसे ऐसे आएंगे बाल आपके। तो अगर कोई ट्रेंड नहीं है और उसके ऐसे ऐसे बाल लगे तो फिर वो बड़ा गंदा दिखेगा वो तो। ठीक है, हाँ अच्छा, उसका भी ध्यान देना हाँ, पड़ता उसका है। बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके लिए। ये तो सब कुछ है यार, खेल यहीं पर है पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का। एक बाल, हाँ, और इसी को ही कह सकते हैं कि हमें सीखने में रफली 6 महीने साल भर लग जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मेरे बाल कर्ली है, हाँ, और कुछ के बाल कर्ली नहीं होते, मैक्सिमम के होते नहीं है, हाँ, लेकिन मिनिमम लोगों के होते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि कुछ लड़के हैं कि वो अपने बालों को जो है कर्ली करा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए किसी इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन वो चाहता है यार मैं करा तो रहा हूँ, एक काम करता हूँ कि डॉक्टर से बोलूंगा कि ऐसे ट्रांसप्लांट करे कि मेरे बाल जो है वो कर्ली आए, कर लिया जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसे जनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हेयर होता है वो हम जो कर्ली करते हैं ना, वो आपके हेयर स्टैंड पे करते हैं, हेयर रूट पे नहीं करते। हम जो प्लांट करते हैं वो हेयर रूट प्लांट करते हैं। तो जैसे हेयर रूट का जो करेक्टर होगा ना, वही करेक्टर आपके बालों का होगा। ठीक है, इन जनरल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं ना, तो मान के चलिए कि 20 to 30% लोगों में इनिशियली क्या होता है कि आपके हेयर कर्ली आते हैं, थोड़े थोड़े से बाल है ना, इसे कर्ली आते हैं, उनको लगता है, उनको फील होता है कि डॉक्टर मेरे ये वाले बाल तो बिल्कुल स्ट्रेट थे, कर्ली कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा करेक्टर चेंज होता है। बट इन जनरल कहते हैं कि भाई कर्ली बाहर से कर्ली करने के बाद में फिर प्लांटेड हेयर कर्ली आएंगे तो ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि कुछ निग्रोज, मैंने कुछ दिन पहले एक निग्रो का हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जो कि ब्लैक पीपल, ही केम फ्रॉम अफ्रीका, और उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो उनमें क्या ज्यादा चैलेंज होता है थोड़ा सा, जब बाल ऐसे होते हैं ना तो फिर वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उनके तो बहुत पता नहीं अजीब से बाल होते हैं, क्योंकि जो एफयू की जो इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा एक पतला सा होता है और 0.8 0.9 मिलीमीटर होता है, तो बड़ा कर्ली बड़ा मुश्किल होता है निकालना। लेकिन उनका निकाला और बड़ा फ्रंट में उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया और बड़ा अच्छे बाल आए उनके, है ना। और इट वाज लाइक वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ठीक है हम इंडियन का करते ही हैं, और जो यूके यूएस जो व्हाइट पीपल है उनका तो ठीक है बड़ा इजी होता है, लेकिन अफ्रीकन केसेस का करना मुश्किल होता है। और उसके बाद में उन्होंने 1 to 2 मंथ्स के बाद उनकी सिस्टर भी आई, उनका अफ्रीका से आई, सोमालिया से, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, एंड फीमेल का भी हेयर ट्रांसप्लांट बड़ा अच्छा किया उनका। शी वाज वेरी हैप्पी। अभी जैसे बोला कि अफ्रीका से हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब भी हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट की बातें करते हैं ना, तो एक कंट्री का नाम बहुत आता है, वो तुर्की, इस्तांबुल का आता है। तो क्यों आता है, मतलब वो फेमस है क्या, वहाँ पे ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है? अंकुर सर, ये इंडिया का नाम हो सकता था यहाँ पर, फिर हुआ क्यों नहीं? मैं बताऊँ, मैं बड़ा सैडली बोल रहा हूँ इस चीज के लिए। इंडिया का नाम हो सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर लाइव मटेरियल कितना है सर, बहुत ज्यादा है, कि हम मतलब इतना काम करते हैं तो हमें इतना एक्सपर्टीज होता है उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में इंडिया का नाम नहीं कर पाए, जबकि इंडिया के डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब मैं बताऊं कि तुर्की का नाम कैसे हो गया। इस्तांबुल में क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जो कि मान के चलिए कि एशिया एंड यूरोप के बीच पे वहाँ पर है ना। और जो यूके और यूएस वाले जो लोग हैं ना, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है। रफली मान के चलिए रफली $10,000 to $15,000 के आसपास है वहाँ पर, मतलब 8 से 10 लाख रुपए के आसपास। तो वहाँ पे कोई कराता नहीं है जनरली, और वो मेडिकल इंश्योरेंस में भी शामिल नहीं होता है। तो वो जो पेशेंट्स हैं ना, वो चाहते हैं कि कहीं जाके करा ले हम, और उनके लिए सबसे पास में पड़ता है तुर्की। तो उनके लिए ठीक है, वो आए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए, वो चले गए, राइट। पहले ये दुबई में था, लेकिन दुबई में वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया तुर्की के अंदर, क्योंकि दुबई के अपने स्ट्रॉन्ग रूल्स थे थोड़े से, और इस्तांबुल इज लाइक ए लिटिल बिट लाइक इंडिया ओनली। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पर बहुत क्लिनिक्स हैं, एंड मैनी पीपल मोस्टली लाइक यूरोपियंस एंड जो आपके अमेरिकन हैं वो काफ़ी वहीं पे जाते हैं। तो इंडियंस के लिए बात करें तो इंडियंस को तो इंडियन से कराना चाहिए, अल्टीमेटली एक सर्जरी तो है। तो अच्छा, इंडिया में जो तुर्की में फिलहाल हेयर ट्रांसप्लांट होता है और आप लोग इंडिया में करते हैं, हाँ, तो कॉस्ट में थोड़ा सा बताइए, कितना अंतर होता है लगभग? तो कॉस्ट में नो डाउट हमारे यहाँ कॉस्ट बहुत कम लगता है इन जनरल, वो तुर्की से भी कम लगता है हमारा। अच्छा, हाँ, ये मान के चलिए। और क्वालिटी में क्या फर्क है? क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट हमारा क्वालिटी ज्यादा अच्छा है। मैंने देखा कि वहां पर 20-20 25-25 मतलब ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर 1 से 2 या 3 सर्जरी करता है यहाँ पर दिन में, ठीक है, वो भी पूरी टीम के साथ में। वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% पीपल, ठीक है, हो सकता है मेरा रेशियो गलत हो,
बट अगेन लाइक मोस्ट ऑफ दे आर डन बाय द टेक्नीशियंस एंड ऑल। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे एंड उनका यहाँ से बाल निकाले गए थे जी। शोल्डर एरिया पे, और वो मेरे पास आई, डॉक्टर पीआरपी थेरेपी कर दीजिए यहाँ पर। कौन थेरेपी? पीआरपी थेरेपी ये कर क्या दीजिए। होता है? ये बताता हूँ। हाँ। सो पीआरपी थेरेपी कीजिए ताकि मेरा ग्रोथ हो जाए वहाँ पर। तो मैंने देखा कि आपके यहाँ से सारे बाल निकाले गए हैं, तो आप यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बोला कि नहीं डॉक्टर, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो यहाँ से उन्होंने बोला था कि बाल ज़्यादा निकल गए, कोई बात नहीं, आप पीआरपी करा लीजिए। तो एक बार यहाँ से अगर बाल निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं और हार्वेस्टिंग, तो फिर बाल है ही नहीं, तो फिर यहाँ से कहाँ से बाल आएंगे। सो पीआरपी थेरेपी एक तरह का ग्रोथ को इंड्यूस करने वाली थेरेपी है, लेकिन वो तभी ग्रोथ को इंड्यूस कर पाएगी जब कुछ बाल होंगे वहाँ पर, रूट्स होंगे, तो रूट्स थे ही नहीं वहाँ पर कुछ। तो इसलिए यहाँ से तो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। अगर आपका कोई डॉक्टर आपके पास में ही है तो कितनी अच्छी बात है। आप कहीं से दूर से कंट्री से करा के आते हो, उनकी तो मजबूरी है कि उनको लगता है भाई मेरा 10-15 लाख लगेगा, इससे अच्छा है कि मेरा 3-4 लाख में काम हो जाए, तो ठीक है, उनका घूमना हो जाए। लेकिन हमारे पास तो हमारे डॉक्टर यहीं पर तो है। अभी मार्केट के हिसाब से जो तुर्की है वो आगे है कि इंडिया आगे? नंबर ऑफ केसेस के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा आगे, 3.5 लाख आपने बताया। तुर्की में रफली मान के चलो 1.5 लाख के आसपास। बहुत कम है। हाँ, लेकिन मार्केट बड़ा उनका है फिलहाल। वो एक जगह ही होता है, इंडिया में बहुत होता है। इंडिया में तो हर जगह होता है ना, आप देखो सर, दिल्ली में हो रहा है, मतलब हर सिटी में हो रहा है ट्रांसप्लांट। वहाँ तो एक ही वो जगह है, जैसे एग्जांपल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, अगर दिल्ली में कहते 1.5 लाख हेयर ट्रांसप्लांट होते तो ऑब्वियसली ज्यादा लगता है ना। हमारा तो यहाँ पे 3.5 लाख है, पता, इसलिए नंबर ऑफ केसेस वी हैव मोर। पीआरपी थेरेपी आप बता रहे थे, क्या होता है? हाँ, पीआरपी थेरेपी बेसिकली अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है इन जनरल, ठीक है, और जैसे ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है, साथ साथ में एक थेरेपी है जिसमें क्या करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें से उसको निकाल के उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर निकाल के बालों की रूट्स में डालते हैं, तो इससे आपकी ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे होते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम 80 to 90% केसेस के अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है। तो ये थेरेपी 1 in a month होती है और रफली एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और दवाइयों के साथ में दी जाती है जनरली। तो इन जनरल दिस इज वन काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट फॉर द हेयर लॉस। थोड़ा सा जो है प्रिपेयर की बात करते हैं, अगर किसी इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मान लीजिए कि उसको ऐसी कोई चीज है कि उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, या किसके हेयर लॉस हो रहा है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा है, तो व्यूअर्स को आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले वो 3-4 काम जो है खत्म कर दे, उसके बाद में फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं? जी। सो व्यूअर्स को सबसे पहले बोलता हूँ कि 1 दिन में 2 दिन में इसे सर्जरी ठीक है हो जाती है सर्जरी, लेकिन आपको हमेशा अच्छा प्लान करना है। जनरली अगर हम बात करें छुट्टियों की कि डॉक्टर मुझे कितने दिन की छुट्टी चाहिए, सबसे पहले यही बात होती है हमारी। तो रफली मान के चले कि 1 वीक की छुट्टी चाहिए। मैं जनरली बोलता हूँ अगर 1 वीक की छुट्टी नहीं है तो प्लीज मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा आपका। इज वेरी सिंपल, बिकॉज मुझे केयर भी करना है उनका और मुझे अच्छा रिजल्ट भी देना है। कुछ तो ऐड हम लोग देखते हैं, मतलब आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कोई बात नहीं आज आपने कराया कल से ऑफिस, इतना ज्यादा वो नहीं लगता है, इस तरह से भी आते हैं। हाँ, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, ये जो सर्जरी है ना, ये इलेक्टिव सर्जरी है, जब आपका कंफर्ट जोन हो ना तभी कराइए आप, ठीक है। आपको डाउट है वो सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। आप लगता है कि दिस इज गुड फॉर मी, आपके पहले प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लीजिए आप कि मेरे को ये चीजें मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। किसी का फॉल्स प्रोमिस में नहीं जाना आपको कि भाई मैंने आपका ये रिजल्ट देखा था, मेरे दोस्त का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया तो मेरा भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपका R&D होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसके आपका एक अच्छा R&D होना चाहिए और आपकी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि एटलीस्ट 7 to 8 डेज का 10 डेज का आपको रेस्ट करना चाहिए इन जनरल, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात है कि आप कम से कम रेस्ट वाला पार्ट रखिए। सेकंड, अगर आप स्मोकिंग वर्क करते हैं तो डेफिनेटली अल्कोहल स्मोकिंग को एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से अपनी कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं सर, ठीक है। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल बंद कीजिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है किसी तरह की, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बताया, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक फिजिशियन से क्लियरेंस होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, ओके, ठीक है। और अगर आपको कोई स्काल्प की कंडीशन है, जैसे कि लगता है डेंड्रफ है, सोरियासिस है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है, तो उसको नीट एंड क्लीन करना जरूरी है। अगर हेयर की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको टाइम लग सकता है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो सारी ये चीज़ हो गई, तो उसके बाद आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, लगता है जांच में आप फिट हैं तभी आप जो है वो सर्जरी का प्लान करेंगे। ओके। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है? चलो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले देख लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान काफी लोगों को ये होता है कि डॉक्टर दर्द तो नहीं होता ज्यादा। होता है। तो दर्द, अच्छा पहली बात है कि ये पूरा सुन करके नहीं करते, ऐसा नहीं कि कोई ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे छोटे प्रिक्स यहाँ लगा देते हैं। और ऑब्वियसली देखिए पेन इज ए बिग फैक्टर, है ना, कि डॉक्टर, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया सर्जरी को,
डॉक्टर जबरदस्ती लेके नहीं गए आपको कि भाई कोई कंडीशन होती है तो उसमें तो जाना पड़ता है ना। इसमें हमारा मन है कराने का और हमें ऑब्वियसली हमें सबसे पहले कंफर्ट रहना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर, छोटे छोटे इंजेक्शन यहाँ देते हैं सबसे पहले इस एरिया को नम करने के लिए, ठीक है। तो कुछ प्रिक्स यहाँ दे देते हैं और मैं जनरली क्या होता है यहाँ पे प्रिक देता हूँ उससे, यहाँ पे क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ की नर्व्स जाती रहती है यहाँ से, अच्छा, उसको बोलते हैं नर्व ब्लॉक। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे नर्व्स ब्लॉक कर दिया ना तो मैं आपके कम से कम 20-25 इंजेक्शन जो थोड़े ठीक ठाक पेनफुल वाले होते हैं उनको मैं बचा लेता हूँ और मेरा सर्जरी जनरली कंफर्टेबल रहता है। या तो 4 यहाँ दे दो या फिर 15-20 यहाँ दे दो, अरे ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मैं यही देता हूँ सबसे पहले। सो पेशेंट को बोलता हूँ मैं आराम से कि आपको, एंड ऑब्वियसली वी हैव काइंड ऑफ मेनी थिंग्स कि बहुत ही बारीक से इंजेक्शन लगाते हैं। पेनफुल होता है ये वाला जो बता? ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल। देखिए दर्द बताऊँ क्या होता है, मैं बताऊँ आपको, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। एक इंजेक्शन के बाद में, एक इंजेक्शन टाइम उसका बीपी होता है 140 के आसपास, सेकेंड इंजेक्शन में उसका बीपी होता है 130, थर्ड इंजेक्शन में 120 बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि डॉक्टर इतना ही पेन होने वाला है। मैंने कहा हाँ, 120/80 नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। अरे डॉक्टर मैं तो ज्यादा सोच रहा था, इतना ही होगा बस। हाँ, सो दिस इज मतलब 80-90% केसेज में ये होता है, जी, थोड़ा थोड़ा बीपी हल्का फुल्का रहता है। ओके, तो बहुत हम यूज करते हैं, जैसे कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वाइब्रेटर होता है, वो यूज करते हैं, उससे आपका पेन 50% कम हो जाता है। ज्यादा हो तो कुछ क्रीम लगा देते हैं, नमी क्रीम, बाहर एक जो छोटा सा इंजेक्शन। और इंजेक्शन लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट सर, कैसे लगाना। कोई बोलता नहीं डॉक्टर अरे वो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन, वो सिस्टर लगाती है, पता नहीं चलता है। तो वास्तव में सी हैज अ काइंड ऑफ आर्ट हाउ टू गिव द मिनिमल पेन। ओके, और ड्यूरिंग जो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कंफर्टेबल होता है, आराम से गाने सुनना होता है और कुछ करना नहीं होता उनको, ठीक है। दे कैन हैव अ नाइस स्लीप। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हो तो आप सोचिए कि हाँ मुझे जाके अच्छे से सोना है वहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है हमको नींद नहीं आती पहले कि डॉक्टर आई कुडंट स्लीप इन द नाइट, ठीक है, बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो डरने वाला पार्ट मेरे हिसाब से आप मत रखिए, है ना। और डर वाला पार्ट आप पहले निकाल लीजिए कि डॉक्टर पेन कितना होगा, पहले ही पूछ लीजिए अपने डॉक्टर से, ठीक है। एंड यू फील कंफर्टेबल कि मैं आराम से सो पाऊँ और मेरा कल बिल्कुल नॉर्मल सर्जरी होने वाला है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वैसे जैसे हो गया किसी का हेयर ट्रांसप्लांट आपने कर दिया, सही है, बहुत अच्छा। उसके बाद में उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मतलब एक डर होता है, हाय कहीं पे मतलब अंदर आपको सुई कहीं कैंसर ना हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक होता है ना जब मतलब HIV ना हो जाए कि इसी सुई से वहां किया इसी से आपको ना कर दिया, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उसके अलावा भी और क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, मतलब उसके बाद? देखिए मिथ की बात करें तो मिथ्स में सबसे पहले काफी लोगों का होता है कि डॉक्टर कैंसर तो नहीं होता है। हाँ। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 50 मतलब पेरेंट्स के होते हैं क्वेश्चंस कि डॉक्टर मैंने सुना कि उनका कुछ कैंसर हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हाँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद या पहले कभी कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, सो नो नीड टू वरी। सेकेंड, उनको एक और क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर कहीं ये तो ब्रेन के पास में कहीं दिमाग की कोई तकलीफ तो नहीं हो जाता? बिल्कुल, है ना। और एक ये भी था मेरे को आया था कि एक फला ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो वो अभी से चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट का इम्पैक्ट हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और न कोई आइज के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एक स्पेशल केस मेरे पास में आया था और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के साल भर बाद में आया था मेरे पास कि डॉक्टर, उसकी सिस्टर आई मेरे पास कि डॉक्टर मेरे ब्रदर को ब्रेन का TB हो गया है, तो क्या ऐसा तो नहीं ये हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से हुआ हो? तो क्वेश्चन होते हैं उनके, तब उनको एक्सप्लेन किया कि इस तरह का नहीं होता है एंड शी वाज सेटिस्फाइड विद दैट, है ना। तो ये मिथ है, नो डाउट। तो ये चीजें कभी नहीं होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या हो सकता है, तो ठीक है माइल्ड स्वेलिंग और पेन होता है थोड़ा बहुत, बट दैट विल सेटल इन नेक्स्ट 3 to 4 days। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा की 4-5 दिन का एक अच्छा रेस्ट करना जरूरी होता है। जितना आप रेस्ट करोगे सर उतना ही आप रिलैक्स रहोगे और उतने जल्द आपके मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे और आपका हीलिंग अच्छा हो जाएगा और यहीं से आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डिसाइड होता है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। स्वेलिंग, हेडेक, ये सब एक नॉर्मल चीज है। ये नॉर्मल चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। जनरली इन्फेक्शन हम होने नहीं देते जनरली, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन काम होता है पूरा अच्छे से। उसके बाद में भी एंटीबायोटिक पे सपोर्ट होता है, ठीक है। और एक लगता है कि ठीक है कोई तकलीफ हो रही है तो हमेशा एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है कि डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर लो कि, है ना। फिर भी हमेशा बोलता हूँ क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में पेशेंट घर चला जाता है, अगर आपको लगता है किसी भी टाइम कि डॉक्टर मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली हमेशा एक नियर बाई हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करके रखिए, अपने आप को गए और चेक करा लिया कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। मतलब कोई भी चीज़ को आप हमेशा ना मान के चलिए कम नहीं आंकना है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, छोटी सर्जरी है, मिनिमल है, बट अगेन लाइक सर्जरी, ठीक है। तो हमेशा वो मान के चलिए कि ठीक है आई एम फाइन, ठीक है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो चीज़ अश्योर होना जरूरी है ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट भी और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से इंसान को मतलब अपने जो है अब किया, बाल तोड़ गए थे, अब दोबारा से ट्रांसप्लांट कराया, तो अब कैसे केयर करे कि वो चीजें ठीक रहे? उससे पहले आपने HIV का मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैं HIV की रिप्लाई करता हूं। हाँ, बिल्कुल।
एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा नहीं देखा है, एक लड़का है जो कि बालों पे ऐसे लगा। हाँ वो देखा, अब इतना सारा भीड़ होता है ना। हाँ आज हम आई थिंक बात भी कर रहे थे उससे पहले कि मतलब जिनके बाल नहीं है वो आते हैं, वो पता नहीं हाँ। ब्रश से क्या उनके पूरे लगाता है इसका? स्कल्प पे पूरा रगड़ते हैं, हाँ हाँ और फिर वो बाद में आते हैं कि देखो बाल आगे। बाल और आ कुछ गए। लोग फीडबैक के लिए भी वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं। मैं सलमान भाई आई थिंक कुछ नाम है उनका, यही कैसा कुछ नाम है। नाम तो हाँ हाँ वहां पे मैं गया था, देखो उन्होंने मेरे क्या लगाया। अब ये तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग चीज है, और वो सीधा ही लगा के नो पेनफुल नो छुट्टी ऐसा हो रहा है, तो उसके उसका बीच में मैं बताऊं आपको, सबसे जी। पहली बात है कि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या वो एलिजिबल है इन चीज़ों के लिए? नहीं है। तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसको फिर जो है वो एक तरह का जो है लॉ का कह सकते हैं कि लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। सेकंड, आपने देखा कि वो एक ही ब्रश यूज कर रहा है, ठीक है। वो आई थिंक एलोपेशिया एरिटा या कुछ कंडीशंस होती है, 2-3 कंडीशंस, उसको ठीक क्या होता है कि इन जनरल ठीक होने में हेल्प करते हैं, कोई भी इरिटेंट थेरेपी होती है। बट वो एक कितना यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, उसके लिए तो डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी यूज करना शुरू कर दे उसको, इट्स नॉट गुड, है ना। तो उसको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, आप देखो जो ब्रश की बात कर रहा था मैं, कि ब्रश क्योंकि HIV वहीं से होता है। अगर किसी के एग्जाम्पल कोई HIV पॉजिटिव है कोई, और अगर कुछ कट लगा हुआ है, तो वहां से अगर वो कोई यूज कर रहा है किसी इस कट से लेके उस कट तक, अगर आपका ब्रश यूज हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे नॉट ओनली HIV, मेनी डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम देयर। स्काल्प टू स्काल्प हो सकती है। एक सेम ब्रश यूज कर रहा है, अगर किसी के जैसे यहाँ पर कोई लाइस है, कोई जुए हैं यहाँ पर, तो वहां पे उसको स्प्रेड हो सकती है। देयर मेनी कंडीशंस आर देयर, ठीक है। और ये तो लेना चाहिए कानून को हिसाब से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जनरल, है ना। और अब बात करें जर्नी की, बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, तो ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइक 10 डेज के आसपास क्या होता है कि आपका एक क्रस्ट बनता है, वो क्रस्ट रिमूव हो जाता है वहां से, और उसके बाद में आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है अपने हेयर ट्रांसप्लांट का, कि मुझे कैसा दिखने वाला है, लुक कैसे आने वाला है। और जैसे आपके बाद क्या होता है कि ग्रो होते हैं, तो रफली 1 to 2 मंथ्स में आपके जो प्लांटेड हेयर होते हैं ना, वो धीरे धीरे थोड़े गिर जाते हैं, और उसके बाद में 2.5-3 महीने के आसपास आपके बाल नए आना शुरू होते हैं वहां पर। और जनरली जो मेडिसिन होती है हेयर ग्रोथ की, वो 2 वीक्स के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ, 2 वीक्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वी यूज टू स्टार्ट इट, है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि रफली 3 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने के आसपास आपके बाल उगना शुरू होते हैं, और रफली 6 मंथ्स के आसपास 50% तक ग्रोथ हो जाता है आपका। ये देखने में नेचुरल लगता है? बिल्कुल नेचुरल लगता है, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से कराया है। हाँ, ओके। और ये हेयर ट्रांसप्लांट मतलब करने के बाद में, जैसे बाद में हमारा हो गया 6 हाँ। महीने भी हो गए, ठीक है। तेल लगाते हैं हम, लगा सकते हैं? हाँ, जनरली जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि बस शेविंग नहीं करना चाहिए आपको, ट्रिम कर सकते हैं, अपना कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ लगाना चाहो, जैसे कि हेयर कलर वगैरह लगाना चाहो, अगर लगता है कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, आप लगा सकते हो। तो रफली माना जाता है कि 60% 70% ग्रोथ आपकी होती है रफली 6-7 मंथ्स के आसपास, और एक अच्छा रिजल्ट आने में, बेस्ट रिजल्ट आने में रफली मान के चलिए कि 8-10 महीने लग जाते हैं। ओके। और उसके बाद फिर आपको बालों को बचाना है, उसके लिए कुछ सीरम्स वगैरह यूज करना है। देखिए ऑयल की बात करें तो ऐसा कोई ऑयल होता नहीं जनरली। तो मैंने ना एक वीडियो भी देखा था, एक बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, ठीक है। मियाँ बीवी है वो, उनका एक पॉडकास्ट में देख रहा था। हाँ हाँ। उन्होंने बोला था कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमारी स्किन जो है वो ऑयली होती है, बिल्कुल। हम अगर तेल लगाएंगे जो बैक्टीरिया, और फिर खाएंगे फिर फंगस होगा, मतलब डैंड्रफ होगा, फिर इस तरह की चीजें। ये मिथ है कि सही है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि ऑयल में ऐसी क्या चीज होती है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? देखिए ये तो नहीं पता, भाई ये कल्चर में है, बचपन से गांव में लोग सरसों का तेल लगाते आ रहे, तो हम भी लगा रहे। ठीक है, जो एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारी संस्कृति, हमारी चिकित्सा, जनरली हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। संस्कृति अलग है, धर्म अलग है हमारा, चिकित्सा अलग चीज है, दोनों को जोड़ना नहीं आपस में प्लीज। ओके। हम हमेशा ऑयल लगाते हैं, तो ये एक चिकित्सा का पार्ट है, आप इसको संस्कृति से जोड़ते हो कि हमारा कल्चर है जी। अगर मैं बोलूँगी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बुजुर्गों का मैंने अपमान कर दिया, ऐसा लगता है ना। कमेंट बहुत गंदे गंदे आते हैं, इसका हाँ, मतलब हम बचपन से गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, हर घर में, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है। सो अगर मैं अपनी दादी माँ को कुछ भी बोलूंगा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, और उनको नहीं करना है हमें, ठीक है। दे आर, वो अपनी जगह सही थे और सही है अभी भी। हमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, हमारे आगे जनरेशन से इम्प्रूव करना, कि भाई ऑयल लगाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन जनरल देयर इज, ऑयल्स के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं हमारे, है ना। और वो फैटी एसिड्स हमारे क्या नीड है या नहीं है। हेयर लॉस एक सिम्टम है सर। सिम्टम मतलब जैसे बुखार है, बुखार की दवाई नहीं होती है, बुखार किस वजह से हो रहा है उसकी दवाई होती है। बुखार जैसे एग्जाम मलेरिया की वजह से, तो मलेरिया की दवाई देना पड़ेगा ना आपको। बुखार की दवाई तो वो ठीक नहीं कर पाएगी ना इन जनरल, ठीक है। अगर किसी को टाइफाइड है
तो सबसे पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है कि हेयर फॉल किसकी वजह से हुआ है। अगर मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी अगर जब तक मैं आयरन को कंट्रोल नहीं करूंगा, उनका टेबलेट नहीं लूंगा, तब तक तो मैं ठीक नहीं होने वाला, चाहे मैं कितना ऑयल लगाऊं ऊपर। अगर किसी का हेयर लॉस हो रहा है थायराइड की वजह से हो रहा है कि उसका TSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, और आप ऑयल लगा रहे हो, इंप्रूव होगा? नहीं होने वाला। ओके। और इन जनरल क्या होता है कि ये जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सिबोरिक एरिया, और इस एरिया में खूब सारी ऑयल ग्लैंड्स होती है, और जनरली 2 to 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक आपका जो होता है ना आपके बाल, उसको नरिश करने में हेल्प करती है। तो अगर आप जो छोटे बाल रखते हैं तो बिल्कुल ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। लंबे बाल रखते हैं तो ठीक है, बालों का जो ऑयल लगाने का जो पार्ट है सिर्फ बालों के स्टेंस के ऊपर है, रूट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल। वो डेंड्रफ बढ़ाता है, कम नहीं करता है, और कोई इस तरह का हेयर ग्रोथ नहीं होता है। ऐसी कोई बड़ी एविडेंस नहीं है, प्लीज दर्शक। ओके, तो जो मतलब बाल फिर रुके रुके हो जाते हैं उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई भी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल लगा लीजिए आप, लेकिन बालों पे लगाइए, रूट्स पे नहीं। तो सर कई बार कुछ ऐसा होता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो फेलियर हो जाता है कुछ लोगों में, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है, क्यों फेलियर होता है हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस हमारी कम है थोड़ी सी, है ना। ज़्यादातर ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन देखा नहीं, और सोशल मीडिया में देख लिया आपने सबने, यूट्यूब पे देख लिया कोई बना रहा है वीडियो इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट, और मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस नाम से भी बनता है कोई है। ओके, बट ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, बट ही इज नॉट द राइट पर्सन दैट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन तो आपको एक डॉक्टर से लेनी चाहिए, तो आपके पहले सिलेक्शन अच्छा कीजिए। बट बाई चांस लगता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर हो चुका है किसी वजह से भी, काफ़ी बार मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर देखो ये तो डेंसिटी बिल्कुल कम है मेरी, बाल तो उतने अच्छे नहीं दिखे, और ये हेयरलाइन तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा फीमेल हेयरलाइन जैसे लगता है मेरा तो। और ये तो अब मैं, एक केस आया था मेरे पास में कि डॉक्टर मैं जब बोलता हूँ ना मेरे बाल हिलते हैं। हाँ। मैंने कहा हिलते, बोला फिर उन्होंने हेयरलाइन यहाँ कर रखा, तो यहाँ पे एक मसल होती है फ्रंटलेस मसल, उसके ऊपर वहां तक बाल डाल दिए उन्होंने। तब जैसे बोलते हैं ना वैसे ब्रो लिफ्ट करता है, तो वो हिलते हैं बाल उनके। तो ही वाज लाइक, बोला कि डॉक्टर इसका क्या कुछ हो सकता है। तो अगर बाई चांस ऐसा कभी होता है कि ठीक है आपका हेयर ट्रांसप्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। ओके, देखिए, पहली बात है कि हेयर ट्रांसप्लांट, उसको बोलते हैं हम करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो डोनर एरिया होता है वो लिमिटेड एरिया होता है, तो हमारे पास इतने ग्राफ्ट नहीं होते हैं यहाँ पर कि उसको फिर से कवर किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो बाल लगता है कि अच्छे नहीं लगे, उनको यहीं से निकालना पड़ता है वापस, यहाँ से निकाल के फिर उसको पीछे लगाया जाता है, या उसको ढंग से लगाया जाता है वापस। एक तो ये है। सेकेंड है कि उनपे फिर उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि जो स्कार बन जाता है यहाँ पर, जो छेद से क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर व्हाइट कोलेजन स्कार बन जाता है, तो वहाँ पर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। ये लिमिटेशन है, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है कि वो केस टू केस वेरी करता है। मेरे पास में आए थे 1-2 पर्सन आए थे कि जिनका हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, तो उनका जो फ्रंट था ना, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बाल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है उनकी। मतलब कि डॉक्टर पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक नहीं, तो उनके बाल ऐसे खड़े खड़े बाल थे। हमने क्या किया, सारे खड़े खड़े बाल को निकाला और उनको नीचे किया, क्योंकि इनमें एंगल नहीं था उनका, तो यहाँ पे एंगल उनका 90 डिग्री कर रखा था। अच्छा, तो बस एंगल को कम किया और लेस देन 15 डिग्री किया उसका, और उसके बाद में ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, राइट। हाँ, एक केस और भी आया था मेरे पास कि डॉक्टर मेरा जो बाल है ना, वो बिल्कुल डेंसिटी ज्यादा नहीं है, ऐसे लगता है बिल्कुल दूर दूर बाल है, और अभी भी मेरा स्काल्प विजिबल हो रहा है, तो उसमें फिर डेंसिटी बढ़ाई उनके तो लिए। बढ़ जाती है बालों की डेंसिटी? हाँ, अगर हमारे पास डोनर एरिया होता है और हमें लगता है कि हम बीच में बाल डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन प्लान इट। बट अगेन, जैसे कि जो करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ये मान के चलिए सर कि केस टू केस बहुत वेरी करता है, मतलब उस केस के ऊपर पर्टिकुलर, मतलब ये एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट का पार्ट बन जाता है फिर। ओके, है ना। मैंने भी मतलब मान के चलिए कि 1-2 साल के बाद में मैंने ना करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट को टच करना शुरू किया था। मैं नहीं था कॉन्फिडेंट कि भाई 17-18 तक मुझे लगता था मुझे सिंपल करना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज हाउ दैट यू इन्वॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। और वो केस टू केस वेरी करता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कुछ तो हेल्प कर देते हैं उनकी। डॉक्टर साहब, जो लोगों का जो स्कैल्प है वो जल जाता है किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट में, और पूरा सर जो है जल गया, बाल जल गए, तो उनमें हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? उनमें हो सकता है ट्रांसप्लांट, अगेन लाइक केस टू केस वेरी करता है। जैसे एग्जांपल, अगर ज़्यादा नहीं जला है, इसको हम बोलते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। तो स्कारिंग एलोपेशिया में 2 तरह का होता है। जैसे एग्जांपल, या तो कोई जल गया या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, एक तो वो पार्ट होता है। सेकेंड होता है कभी कभी कोई बीमारी की वजह से स्कार बन गया, ठीक है, तो जलने वाले पे भी हो जाता है ट्रांसप्लांट। मैंने काफ़ी लोगों किया है। मैंने, एक लेडी आई थी मेरे पास में, एंड शी वाज अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड, और उनका क्या कि यहाँ पर कोई तेल वेल से क्या, यहाँ से पूरा बाल पीछे का एक ना पूरा एक हो गया, तो वहाँ का पूरा बाल गायब हो गया उनके। एंड वो सिंस चाइल्डहुड था, शायद कुछ गलती हुई होगी, तो उसके बाद उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, एंड उनके हेयर बाल अच्छे और बड़े उनके अच्छे से आ गए हैं, हो जाता है। और उसके बाद उनके बाल काफ़ी अच्छे आ गए थे उनके। तो हो जाता है जनरली। उसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि जो बालों की डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है, क्योंकि जो एक तो नॉर्मल स्किन है आपका, एक स्किन ये वाला होता है जो कि डैमेज स्किन होता है,
तो मान के चलिए यहाँ पर फिर उतने ग्रोथ हो नहीं पाती है। एक और कंडीशन बताता हूँ सर, उसको बोलते हैं LPP। LPP। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके हेयर वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, आपके ओके। ऑलमोस्ट परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है आपका। हम्म। और ऐसी कंडीशन में फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें, हाँ एक अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर मुझे और डेंसिटी चाहिए, तो फिर हमें सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट उसी जगह वापस करना पड़ता है। तो ओके। कहने का मतलब काफी हद तक उनका हेल्प हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं जो आपका स्कल्प है इसका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के क्या है ना, ब्रीड नहीं आ पाती है, बेटा दाढ़ी बहुत है तो छोटे छोटे बाल आते हैं, कहीं कहीं पे आते हैं, डेंसिटी अच्छी नहीं होती, कुछ को आती ही नहीं है। ठीक है, तो चाहते हैं कि यार मतलब एक मेंस वाला लुक तो आए कम से कम। ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या ब्रीड भी ट्रांसप्लांट हो सकती है? हाँ, बियर्ड भी हेयर ट्रांसप्लांट आपको हो सकता है। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट अगेन ए पार्ट ऑफ एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे जो ग्राफ्ट लगाते हैं ना, वो एक एक ग्राफ्ट आपका विजिबल होता है, और यहाँ पे डेंसिटी नहीं, यहाँ पर आपका यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इधर जितने लगे उतने लगनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे पास में आए थे पेशेंट कि उन्होंने कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उनके बाल बिल्कुल ऐसे निकल रहे थे, कांटे की तरह बाहर। ओहो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक अटेम्प्ट गलत था किसी का भी, जिसका एंगल था वही सीधा किया वो। उन्होंने। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज एंगल होना चाहिए, लेस देन लाइक 15 डिग्री 10 डिग्री के आसपास, वो जितना क्लोज हो गया उतना ठीक है। तो फिर उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया हमने, तो हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अगेन लाइक वी कैन टेक द हेयर फ्रॉम द बैक एरिया एंड वी कैन प्लांट ऑन दैट। कभी कभी जैसे एग्जांपल बियर्ड के ऊपर कभी जैसे कोई चोट लग गई या फिर कोई बर्न हो गया, तो भी हम कर देते हैं उसके अंदर, तो वही सेम ग्राफ्ट। तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक अच्छा एंगल बनाते हैं, मैं एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ उसमें अलग से। सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी क्लोज टू द स्किन। ठीक है, हम ऐसे जेड एंगल बना लेते हैं तो बड़ा क्लोज से बन जाता है उसमें। ठीक है, तो दिस इज हाउ दैट यू हैव टू इन्वॉल्व। आपको उस केस के हिसाब से हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा ढालना पड़ता है। बट अगेन यस, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी डन। डॉक्टर साहब जाते जाते थोड़ा एक बात जानना चाहता हूँ, जो व्हाइट बाल हमारे हो जाते हैं, हाँ। इसके पीछे का साइंटिफिक आप थोड़ा सा हमको बताइए कि अक्सर क्या होता है कि एक बाल हो गया, ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं कि इसे उखाड़ना मत वरना और भी व्हाइट बाल हो जाएंगे आसपास में। पहली बात, ये मिथ है या फिर ये सही है? राइट। और इसको मतलब रोकने का एक आप क्या ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप कुछ कामों को अगर आप करेंगे तो आपके जो व्हाइट बाल हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे? सो सबसे पहले मिथ हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक बाल अगर होता है, अगर उसको उखाड़ते हैं तो दूसरा बाल कभी भी व्हाइट नहीं होता जनरली। ओके, और ये आप आज से मान लीजिए हमारे अंकुर सर के पॉडकास्ट के थ्रू ही। और सेकेंड है कि अगर हम जो है वो उनको कलर करेंगे तो भी आपका जो है वो और व्हाइट हो जाएंगे दोबारा। व्हाइट हो जाएंगे, वो भी आपका मिथ है। ये दोनों मिथ है बिल्कुल, है ना। और देखिए ग्रे हेयर होना उसको बोलते हैं केनाइटिस बोलते हैं, और ये जनरली अगर आपका हेयर जो ग्रे है वो लेस देन 18 ईयर्स में हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक बीमारी का पार्ट माना जाता है, और वो एक जेनेटिक पार्ट भी हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट खास होता नहीं इसका। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखते हैं इसके लिए, जिसमें आपको कुछ बॉडी में कुछ कमी नहीं आई, और कुछ बहुत कम एविडेंस है जो कि कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है वो डॉक्टर आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप कोई प्रोमिस करें इस चीज़ के लिए कि भाई जो है वो मैं तो ग्रे हेयर वापस ब्लैक कर दूंगा, तो ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल आप बिलीव मत कीजिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे भरे पड़े चीज़ें। ठीक है, तो बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, लगता है कोई चीज़ नहीं दिखी आपको ऑनलाइन, ठीक है, तो उसको ऐसे बाय नहीं करना आपको। यू कैन गो एंड विजिट टू योर डॉक्टर एंड यू कैन आस्क कि डॉक्टर साहब ये मैंने देखा है, तो क्या वास्तव ये ब्लैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, उसको बिलीव कर दीजिए, अदरवाइज तो फिर आप अपने लॉस करके बिलीव करोगे, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अभी हम बातें तो कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट है, बहुत बड़ा मार्केट भी है, और लोग चाहते हैं कि उनका लुक अच्छा लगे, उनकी तरफ जो लड़कियां अट्रैक्ट हो। एक मूवी भी थी आई थिंक, कौन सी, यामी गौतम, बाला मूवी थी, बाला, उसमें भी वही बालों पे ही मुझे लगता है पूरा का पूरा वो मूवी था कि बाल ना हो तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यार बाल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने बोला कि ये जरूरी नहीं है, बस हाँ कर सकते हैं, बट लाइफ के लिए थ्रेट नहीं है। बिल्कुल अंकुर सर, बात बताऊं मैं आपको एक, जी, बाल होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लाइफ के लिए जी, प्लीज। और जिस हिसाब से हम जिस राह में जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें इसको थोड़ा सा एक ब्रेक देना जरूरी होता है। ओके। ठीक, काफी बार हमारे पास लिमिटेशंस आती है, और मैं बताऊं आपको कि हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, सच बताऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारा मैच नहीं कर पाता कि डॉक्टर मुझे वो फुलनेस चाहिए जो मेरे पहले थी, नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के अपने लिमिटेशंस हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 तक मान के चलो, यहाँ तक सुपर सक्सेसफुल होता है। अगर आपको ग्रेड 6 ग्रेड 7 होता है तो आप प्लीज, अगर आप बहुत ही परफेक्ट चाहते हैं ट्रांसप्लांट, तो बहुत रेयर केसेज में परफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस के अंदर या तो आप विग लगा लीजिए, या आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, क्योंकि आपकी पहचान बताऊं आपको सर, आपके बालों से नहीं होने वाली। ठीक है, आप सोचते हैं कि मुझे मेरे बालों के बारे में देखा जा रहा है, नो। एक एज के बाद में बाल सिर्फ और सिर्फ
रेमिनेंट रह जाते हैं आपके इसके ऊपर, ठीक है। आपका जो वैल्यू है ना, आपके उस पर डिपेंड करता है, आपके करेक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप क्या है एज इंसान, आपको है ना जो लोग आपको प्यार करते हैं, राइट जी। आप अपने पेरेंट्स के लिए आप बच्चे हैं, और वो कभी आपके बाल कम या ज़्यादा हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो बिल्कुल पता नहीं रहेगा। अगर आपकी सिस्टर हैं, आपके जो वाइफ है, शी इज़ नॉट गोइंग टू सी योर हेयर, ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी बार मेरे पास आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं कि डॉक्टर मैं बहुत ही उदास हूँ इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ उदास होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का अपने एक लिमिटेशंस है, अगर आपको इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो यू कैन प्लान फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपको कोई दूसरा बोलते करा लीजिए तो भी नहीं कराना है। ओके। आपका मन करता है कि हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, ओके। बिकॉज इन जनरल हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट फॉर एवरीवन। मैं जनरली बात बोलता हूँ कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट करता हूँ। ओके। अगर आपको लगता है किसी स्टेज में कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, तो दैट आई वांट टू ब्रिंग फॉर यू। बाल नहीं, बाल तो एक सेकेंडरी पार्ट है। Okay. वो फर्क है डॉक्टर, आई वांट कॉन्फिडेंस, यस आई कैन गिव द कॉन्फिडेंस टू यू, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट, नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांट। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी भी ये चाहते हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, बिल्कुल, तो उनको जरूरत ही ना पड़े? बैलेंस रहना उस चीज के लिए। ओके। एक्सट्रीम थॉट्स में नहीं आना है कि मुझे कराना ही है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मिलिए, बात करिए, काफी चीजें होती है जो आप अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, ठीक है, उनको निकालिए बाहर, ठीक है। मेक ए काइंड ऑफ गुड रिलेशन विद योर डॉक्टर, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट के जो डॉक्टर होते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग डॉक्टर से दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी आपको। इट्स नॉट लाइक वन टाइम सर्जरी कि मेरा आज किडनी का जैसे कोई तकलीफ हो गया एंड ट्रीटमेंट किया एंड आई एम हैप्पी। बालों का तकलीफ हमेशा रह सकता है अगर आप कुछ होता है तो फिर। तो आप हमेशा चीज़ के थोड़ा बैलेंस बनाइए, ठीक है। डिस्कस विथ योर डॉक्टर कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपके हेयर लॉस के लिए, वो रखिए, बालों को बचाइए। लगता है कि नीड है हेयर ट्रांसप्लांट की, तो नीड हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं कराना तो इट्स ओके, यू आर हैप्पी, यू लाइक, आप ऐसे ही खुश हैं, आपको ऐसे खुश रहना चाहिए इन जनरल। डॉक्टर साहब, वे लोग जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? राइट सर, मेरा नाम डॉक्टर जांगिद है और मेरे क्लिनिक का नाम स्किन क्योर क्लिनिक है, और वी आर लोकेटेड इन साकेत एंड पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। एंड आई यूज्ड टू विजिट टू चेन्नई ऑल्सो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। और मेरे जो क्लिनिक का एड्रेस है वो है J215 साकेत, एंड जो मेरा लोकेशन वगैरह है आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन विजिट ओवर देयर। थैंक यू सो मच सर, हेल्दी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।